गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कोविड-19 की परिस्थिति में हम सभी किसी न किसी रूप में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। महाविद्यालय प्रशासन भी उनमें से एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहा है, जिसके कारण आज हम आप लोगों के बीच ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं और हम यह अपेक्षा करते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और आप हमसे इस माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर नवीन कुमार विश्वकर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान द्वारा इस संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए महाविद्यालय प्रशासन को अत्यंत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि वह इस परिस्थिति में जब हम बच्चों से दूर हैं तो उनसे हम जुड़ सकें। आपको मैं बता दूं, आप सभी बीए सेकेंड ईयर में प्रवेश कर गए हैं और बीए सेकेंड ईयर में समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत हम जिस विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है आपका भारतीय समाज, मुद्दे एवं समस्याएं। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर में आपको 2 प्रश्न पत्र पढ़ने हैं। 2 प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न पत्र आपका भारतीय समाज एवं मुद्दे एवं समस्याएं हैं। इस विषय के अंतर्गत हम आज यह जानने का प्रयास करेंगे कि पूरे वर्ष आपको किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना है या किन किन बातों को आपको जानना है। आप सभी जानते हैं कि इस कोविड-19 की परिस्थिति में हम सभी विभिन्न माध्यम से जो है आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम लोग जो है इसके माध्यम से जुड़कर आपको यह बताना चाहते हैं कि महाविद्यालय प्रशासन चाहे जितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं वह आपके साथ खड़ा है। इस विपरीत परिस्थिति में हम आपके बीच इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके घर पर हम उपलब्ध करा सकें। इसी प्रयास में हम इस कक्षाओं का प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम इस विषय पर परिचर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय समाज और मुद्दे एवं समस्याएं, भारतीय समाज के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत अच्छी प्रकार से भली भांति आप परिचित हैं। हम इसी के अंग हैं। भारत हमारा देश है और इस भारत संपूर्ण देश के अंतर्गत हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न प्रजाति के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं और जो है वो काम करते हैं। इन सब के बावजूद कुछ ऐसी परिस्थितियां भी भारतीय समाज में हैं जिसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वह कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं जो हमको प्रभावित कर रही है, उन समस्याओं का हम अध्ययन इस प्रश्न पत्र के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न पत्र में हम, जैसा कि आप जानते हैं, कि हम समस्याओं का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि हम भारतीय समाज के तो परिचित हैं, मगर जब हम समस्याएं शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये समस्याएं है क्या, हमको ये जानना बहुत आवश्यक है। इसको जानने के लिए जो है हम एक छोटी सी परिभाषा का उल्लेख करेंगे। इस परिभाषा में यह कहा गया है, जब समाज में किसी भी प्रकार के आदर्शों का विचलन होता है, आदर्शों का विचलन, ध्यान रखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं आदर्शों के विचलन की, ठीक है। जब किसी प्रकार का आदर्शों का विचलन हो और इससे क्या हो, सर्वाधिक लोग प्रभावित हों, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लोग प्रभावित हों। इसके साथ ही साथ यह ध्यान रखने की बात है कि प्रभावित होने के साथ साथ इसको सर्वाधिक लोग क्या हो, अवांछनीय मानते हों, सर्वाधिक लोग अवांछनीय मानते हों। अब इस प्रकार हम परिभाषा क्या बोलेंगे, मिला के क्या बोल सकते हैं, जब समाज में आदर्शों का विचलन हो और उससे समाज के ज़्यादातर लोग या सर्वाधिक लोग प्रभावित हो रहे हों और उसको समाज में ज़्यादातर लोग अवांछनीय यानी गलत मानते हों, तो ऐसी स्थिति अगर किसी भी विषय पर है तो हम उसे कहेंगे कि सामाजिक समस्याएं वहाँ पर हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे लें, जैसे कि पिता जो है अपनी बेटी को उपहार स्वरूप कुछ सामान देता है, उसने तो उपहार स्वरूप दिया और खुशी से दिया, मगर जब समाज में ज़्यादातर लोग जो है इसी प्रकार उपहार देने लगे
मगर वह उपहार विवशतापूर्ण हो, यानी वह मांगा गया हो, और जब तक उपहार नहीं मिलेगा तब तक विवाह नहीं होगा। इस तरह की शर्तें जब उसमें शामिल हो जाएं तो क्या हो गया, जो आदर्श था, आदर्श क्या था, पिता जो है खुशी से अपने बेटी को उपहार दे रहा है कि बेटी का जो है प्रारंभिक जीवन खुशी पूर्वक बीते। मगर क्या हुआ, वहाँ पर जो आदर्श था उसका दुरुपयोग हुआ और समाज के लोगों ने क्या किया, उसको बदल दिया और उसको क्या किया, दबाव बना दिया कि नहीं, जब तक आप उपहार नहीं देंगे तब तक ये विवाह नहीं होगा, यानी विवाह का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया। परिणाम क्या हुआ, उससे ज़्यादातर लोग प्रभावित होने लगे। जब ज़्यादातर लोग प्रभावित होने लगे तो फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि प्रभावित तो हो रहा है मगर लोग उसको बुरा नहीं मान रहे हैं। जब तक बुरा नहीं मान रहे तब तक वो सामाजिक समस्या नहीं है। मगर जैसे ही लोग यह कहना स्टार्ट करते हैं कि ये जो दहेज नाम का ये जो उपहार है जिसको हम दहेज बोल रहे हैं, ये जो है गलत है, जैसे ही वो गलत बोलते हैं यानी समाज के अधिकांश लोग उसको अवांछनीय भी मानने लगे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, समाज में आदर्शों का विचलन हुआ और उससे सर्वाधिक लोग प्रभावित हुए और उसे सर्वाधिक लोग उसे बुरा भी मानने लगे, यानी अवांछनीय मानने लगे। ऐसी परिस्थितियाँ यदि उत्पन्न होती हैं तो उसे हम कहेंगे समस्याएं, यानी सामाजिक समस्याएं जो हैं तब उत्पन्न होती हैं जब समाज में आदर्शों का विचलन हो और समाज के सर्वाधिक लोग प्रभावित होते हों और समाज के सर्वाधिक लोग उसे अवांछनीय या गलत मानते हों। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इनके अंतर्गत, यानी भारतीय समाज और मुद्दे एवं समस्याएं के अंतर्गत हम BA सेकेंड ईयर के छात्र होने के नाते किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। प्रथमतः हम देखते हैं इसमें संरचनात्मक समस्याओं का हम अध्ययन करेंगे फर्स्ट। द्वितीय क्या होगा, हम इसमें पारिवारिक समस्याओं का भी अध्ययन करेंगे। पारिवारिक समस्याओं से मतलब परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं जिसमें हमारा परिवार प्रभावित हो रहा हो। तीसरा क्या होगा, तीसरा है विकास जनित, विकास तो हो रहा है मगर उसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और चौथा और आखिरी, ये तीसरा था हमारा, चौथा और आखिरी विघटनकारी समस्याएं। अब देखिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को भी इसी तरह से 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला यूनिट बना दिया गया जिसके में हम संरचनात्मक समस्याओं का अध्ययन करेंगे। दूसरा हम जो यूनिट बनाया गया उसमें पारिवारिक समस्याओं का अध्ययन करेंगे। जो तीसरा यूनिट बनाया गया उसमें विकासजनित समस्याओं का अध्ययन करेंगे और चौथे यूनिट में हम विघटनकारी। अब हम आते हैं संरचनात्मक समस्याएं। समाज का निर्माण विभिन्न लोगों के मिलने से हुआ है। अब भारत में जब हम संरचना की बात करते हैं तो संरचना का निर्माण किससे होता है, आपके जाति से होता है, धर्म से होता है, क्षेत्र से होता है, जो है उसी प्रकार देखते हैं कि भाषा से होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या होता है कि ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, वो एक प्रकार की संरचना का निर्माण करती हैं। जैसे बंगाल में बंगला बोला जाता है, तो बंगला क्या करता है, वह एक भाषा है जो लोगों को एक जोड़ता है। तो वहाँ की संरचना का मुख्य आधार क्या हो गया, वह भाषा हो गया। उसी प्रकार हम क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र की बात जैसे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश क्या है, एक हिमाचल का एरिया है जहाँ लोग रहते हैं, उसको हम हिमाचल प्रदेश, यानी उसका आधार क्या हो गया, क्षेत्र या प्रदेश हो गया। उसी प्रकार हम देखते हैं धर्म के आधार पे भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हिंदू धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं। सभी धर्म के लोग भी देखते हैं, वो भी जो है क्षेत्रों का बंटवारा करते हैं। तो जैसे कि आप उत्तर भारत में आइए तो उत्तर भारत में हम देखते हैं हिंदू ज़्यादा रहते हैं, मुसलमान भी यहाँ रहते हैं, ईसाई भी ज़्यादा रहते हैं, मगर सर्वाधिक संख्या किसकी हो गई, हिंदुओं की हो गई। तो बाकी शेष जो बचे वो अल्पसंख्यक आ गए। तो धर्म के आधार पर बंटवारा तो हुआ मगर उसमें जो सर्वाधिक हैं वो बहुसंख्यक कहलाएंगे, जो संख्या में कम है वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो संरचना है, ये संरचना जो है एक आदर्श है। भारत में कहा जाता है कि विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, यहाँ अनेकता में एकता है। ये हमारी एक आदर्श की बात है। मगर आप क्या देखते हैं कि इसके कारण भी क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आप बिल्कुल देखेंगे कि धर्म जो है विभिन्न प्रकार के हैं,
मगर उसके बावजूद हमारे यहाँ सांप्रदायिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। दो संप्रदायों के बीच जब किसी प्रकार का विवाद हो या झगड़ा हो तो वो जो है सांप्रदायिकता को जन्म देता है। तो हम देखते हैं क्या कि जो आदर्श था, जिसको हम कहते हैं हम अनेकता में एकता, जो है हम बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, वह स्थिति क्या थी? एक आदर्श स्थिति थी जिसमें विचलन उत्पन्न हो गया, जिसके कारण कौन समस्या उत्पन्न हुई? वो जो है सांप्रदायिकता की समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है। दूसरा आता है पारिवारिक समस्याएं। पारिवारिक समस्याओं में हम क्या देखते हैं? परिवार जो है हमारे यहाँ प्राचीन समय से हम लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, जिसे हम लोग संयुक्त परिवार कहते हैं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में क्या था कि कम से कम 3 पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते थे, और जो उसका मुखिया परिवार, मुखिया मतलब परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य, वह जो निर्देश देता था, जो बात कहता था, उसका अनुपालन होता था। और उसके साथ साथ जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा होता था, उसके ऊपर जो उन सभी कार्यों को संपादित करने की जिम्मेदारी होती थी। तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के बाद हम देखते हैं कि वह सिस्टम धीरे धीरे परिवर्तन जब समाज में होना स्टार्ट हुआ तो उसमें भी बहुत सारी विसंगतियाँ आने लगी, और जिसके कारण फिर विघटन स्टार्ट हो गया। उस विघटन के कारण हमें समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न होने लगी। जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, मगर जो हमारा समाज बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा था, उस परिवर्तन के कारण हम देखते हैं क्या कि उस जो हमारे पारिवारिक संरचना थी उसमें परिवर्तन आ गया, और उसमें विचलन आ गया। जो उसके आदर्श थे वो सारे जो है विघटित होने लगे, और लोग जो है उससे जो है प्रभावित होने लगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पारिवारिक विघटन जैसी समस्याएं हमारे सामने आने लगी। इस पारिवारिक विघटन के साथ ही साथ हम देखते हैं परिवार में बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे या समझेंगे। उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? मुख्य रूप से परिवार से जुड़ी कौन समस्या है? दहेज, जिसे आप अच्छे से जानते हैं। घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम लोग बोलते हैं। घरेलू हिंसा में क्या है कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत हम 2005 के पहले जो परिस्थितियाँ थी उसमें भी ऐसा नहीं था, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ करता था। जो डोमेस्टिक वायलेंस होता था उसके कारण परिवार में बहुत प्रकार का तनाव होता था। हमारे यहाँ भारतीय समाज में ऐसा माना जाता है कि जिस स्त्री का विवाह किसी पुरुष के साथ कर दिया जाता है वो पूरे उम्र उसके साथ बंधी रहेगी। परिणाम उसके क्या हुए? उसका दुरुपयोग होने लगा, और जो है पति जो है उसको सताने लगा, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की हिंसाएं करने लगा। उसका परिणाम ये हुआ कि परिवार टूटने लगे, परिवार में विघटन होने लगा। अब जो है विघटन किस रूप में दिखाई दिया? पारिवारिक विच्छेदन, विवाह विच्छेदन के रूप में, पारिवारिक विघटन के रूप में दिखाई देने लगा। तो पारिवारिक समस्याओं के अंतर्गत हम दहेज, घरेलू हिंसा, विवाह विच्छेदन, अंतः एवं अंतर्जातीय समस्याएं या उनके बीच किसी प्रकार का जो विभेद है वो हम देखते हैं। इसके साथ ही साथ वृद्धजनों की समस्याएं। वृद्धजन मतलब वृद्ध। हमारे यहाँ जब जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो उसमें वृद्धों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, मगर आज के डेट में हम देखते हैं वृद्धों को परिवार में एक कोने का कमरा दे दिया जाता है, जहाँ पर वो किसी प्रकार से सिर्फ अपना जीविकोपार्जन करते हैं। परिवार के किसी भी प्रकार के कार्य में उनका किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है। फलतः हम यह देखते हैं कि परिवार में वृद्धों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। महानगरों में तो यहाँ तक हो गया है कि वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम खोले जाने लगे हैं, और वृद्धाश्रम में उन लोगों को भेज दिया जा रहा है, और परिवार का जो सदस्य है कुछ रुपए जो है उस वृद्धाश्रम को डोनेट कर देता है, जिससे उनकी देखरेख वहाँ पर की जा सके। उसके पीछे मूल कारण ये है कि परिवार के जो नई पीढ़ी के सदस्य हैं वो वृद्धों को एक समस्या के रूप में देखते हैं, और उनको वो परिवार के साथ रखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके बीच जो पीढ़ी अंतराल है के कारण उनके बीच जो वैचारिक मतभेद है वह जो है उनके दूरी का कारण बन जाते हैं। बुजुर्ग कभी भी अपने परिवार को जो परंपरागत जो विचार है उससे अलग हटके नहीं देखता। वो चाहता है कि जो परंपराएं हमारे प्राचीन समय से चली आ रही हैं वो समस्याएं जो है वो परंपराएं जो थी वो अब चलती रहें, मगर हम उन वृद्धों को जो है यह सोच के, यह कह के, यह बता के अलग कर देते हैं कि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं यह उस समय में ठीक था जिस समय आपकी पीढ़ी थी। आज के समय में ये सारी चीज़ें दकियानुसी और जो है लोगों को पीछे करने वाली हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वृद्धों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं का सामना करना पड़ा, और वो समाज का एक अलग अंग हो गए, और वह समाज को अपने आप से अलग समझने लगे। नेक्स्ट आते हैं विकास जनित समस्याएं। विकास जनित समस्याएं में हम सबसे पहले ये देखते हैं
कि जब विकास होगा तो किसी न किसी प्रकार का विघटन और विस्थापन जरूर देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल लें, अगर हम किसी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, फैक्ट्री का निर्माण करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? एक जगह चाहिए। उस जगह में क्या करेंगे? फैक्ट्री का प्लम लगाएंगे। मगर वो जगह क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह का होगा, और उस वहाँ रहने वाले लोगों का क्या होगा, वहाँ पर जो वृक्ष थे उसका क्या होगा, वहाँ पर जो नदियाँ बह रही थी उसका क्या होगा, वो सभी चीज़ें सिर्फ एक फैक्ट्री के लगाने से प्रभावित होती हैं। यानी पहला क्या हुआ? मानव का विस्थापन हुआ। दूसरा क्या हुआ? जो परिस्थितिकी थी उसका अपकर्ष हुआ, यानी पर्यावरण प्रदूषित हुआ। जो नदियाँ आसपास वहाँ बह रही थी उनमें जो है फैक्ट्री के केमिकल बहने लगे, जिसके कारण क्या हुआ? आपका नदी प्रभावित हो गई, आपका पर्यावरण प्रभावित हुआ और स्वयं मानव का जीवन प्रभावित हुआ। मानव को भी वहाँ से विस्थापित होकर कहीं और जाके जो है जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ा जाने के लिए। अब वहाँ उससे क्या हुआ? विकास तो हुआ, मगर उसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई वह बड़ी भयावह हो गई। वह लोग जो विस्थापित हो रहे हैं वहाँ से, उनके पास कोई रोजगार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं, वह जो है सिर्फ और सिर्फ समस्या बन के रह गए। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जिस जगह वह रह रहे थे वह उस जगह के वातावरण के लिए पूरी तरह से अपने आप को ढाल चुके थे और वहाँ पर वो अपने आप को इस प्रकार से रह रहे थे जैसे वह उनका अपना घर हो। अब जब उनको अपने घर से निकाला गया, यानी अपने जगह से निकाला गया, तो वह दूसरे जगह जाने के बाद उस पर्यावरण या उस परिस्थिति को वो फिर से जो है तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनको समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। विघटनकारी समस्याएं। विघटनकारी समस्याओं में हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो समाज का दुरुपयोग करते हैं और समाज में विघटन उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दें, एग्जाम्पल में ऐसे ले सकते हैं कि विघटनकारी समस्याओं में क्या है? अपराध हो रहे हैं। अपराध क्यों हो रहे स्टार्ट हुआ? क्योंकि समाज में निर्धनता आई। अपराध क्यों होने लगे? क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार फैला। अपराध क्यों होने लगे? क्योंकि लोगों का नैतिक पतन होना स्टार्ट हुआ। तो विघटनकारी समस्याएं जब समाज में नैतिक का विचलन होने लगा, आदर्शों का विचलन होने लगा, तब हम देखते हैं कि लोग जो है अपराध करने लगे, बाल अपराध करने लगे। बाल अपराध कौन? जो छोटे बच्चे हैं, जिनको कानून कहता है कि यह अभी अबोध बालक हैं, जिनके पास इतनी जानकारी नहीं है कि वह क्या सही और क्या गलत है उनको पहचानते हों। इसकी परिभाषाएं विभिन्न समाजों में, विभिन्न देशों में आप देखते हैं अलग अलग हैं। कोई कहता है 14 साल का बच्चा बालक है, कोई कहता है 16 साल का बच्चा बालक है, कोई कहता है 18 साल का बच्चा बालक है। जहाँ पर हम जिस उम्र को बालक मानते हैं उससे कम उम्र का यदि कोई बच्चा कोई अपराध करता है तो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। तो बाल अपराध जो है वह भी विघटनकारी एक समस्या है। इसके अलावा हम देखेंगे श्वेतावर्षण अपराध। आजकल हम देखते हैं नेताजी लोग आते हैं बहुत, या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो जो है अपने उस पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हुए वह जो है समाज में अपराध को पैदा करता है, भ्रष्टाचार को उत्पन्न करता है, लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार करता है। कि इसलिए करता है क्योंकि उसको इस बात का डर नहीं है कि वह उस पद और प्रतिष्ठा के साथ जो रह रहे हैं उसका कोई नुकसान पहुंचा सकेगा। तो इस तरह के अपराध यदि होते हैं तो उसको हम श्वेतावर्षण अपराध कहेंगे। मादक द्रव्य व्यसन देख बढ़ गए। मादक द्रव्य व्यसन यानी नशीली पदार्थों का सेवन। आप देखते हैं आपके आसपास लोग शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ये सभी जो आपको क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, ये सभी क्रियाएं मादक द्रव्य व्यसन के श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा और आप देख सकते हैं समाज में आत्महत्याएं बढ़ने लगी। किसान कर्ज लेता है, कर्ज लेने के बाद कर्ज नहीं भर पाता है, परिणाम क्या होगा? उसको विवश होकर आत्महत्या करना पड़ता है। बच्चों के सामने जो है इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो प्रतिस्पर्धा के युग में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। परिणाम क्या होगा? वो जो है उससे हतोत्साहित होकर वो आत्महत्या कर रहा है। स्त्रियां जो हैं उनके साथ इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है कि वह उस शोषण को सामना नहीं कर पा रही हैं। तो शोषण से बचने के लिए वो क्या करती हैं? वो अपने आप को जो है जला लेती हैं, या कूद जाती हैं किसी ऊंचे स्थान से, या गले में रस्सी लगा के फांसी लगा लेती।
इस तरह की घटनाएं भी हमारे समाज में देखने को मिलती हैं जो आत्महत्या की श्रेणी में आती है। इसके अलावा आप देखते हैं साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। साइबर अपराध, हम लोग किस युग में हैं? साइबर युग में हैं। हम आपसे किस माध्यम से जुड़ रहे हैं? साइबर के माध्यम से जुड़ रहे हैं। साइबर जो है एक वर्ड है, एक अदृश्य वर्ड है, जिसमें जो है हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं, आर्थिक गतिविधियाँ भी करते हैं, सामाजिक गतिविधियाँ भी करते हैं और जो है विभिन्न प्रकार के लोगों से हम जुड़ने का काम भी करते हैं। मगर यह एक प्लेटफॉर्म, जो साइबर एक प्लेटफॉर्म है, इस साइबर प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग भी हो रहा है। इस साइबर प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम देखते हैं लोगों के बैंक से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा है। इस साइबर अपराध के माध्यम से लोगों को तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। इस साइबर अपराध के माध्यम से हम अश्लील चीज़ों को समाज में प्रदर्शित कर रहे हैं, उन तक जो है जो अच्छी चीज़ें पहुंचानी चाहिए उनको हम नहीं पहुंचा रहे हैं। तो साइबर अपराध भी जो है आपके विघटनकारी समस्याओं की श्रेणी में आता है। इसके अलावा आप देखते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई। इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई कि यदि हम यह कहें कि भ्रष्टाचार आज भारतीय समाज के खून में घुला हुआ है तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। विघटनकारी समस्याओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है भ्रष्टाचार की समस्या। भ्रष्टाचार जो है व्यक्ति को अनैतिक बनाता है। भ्रष्टाचार व्यक्ति का जो है सामान्य कार्य जो है उसे करने से रोकता है। भ्रष्टाचार अमीर और गरीब के बीच खाई को और बढ़ाता है। भ्रष्टाचार जो है लोगों की जो अपनी पहचान है, उस जो अपने कार्य हैं, उसके अपने जो दायित्व हैं, उसका वो निर्वहन करने से बचाता है उसको। हम देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे आप कहीं भी जाएं, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, समुदाय के अंदर, हर जगह पे हम देखते हैं भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में विद्यमान है। और यह भ्रष्टाचार समाज को इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है कि वह समाज, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वह दीमक की तरह जो है घुसा हुआ है और वो धीरे धीरे उसको खोखला किया जा रहा है। अब हम देखते हैं यह भ्रष्टाचार जो है ऐसी समस्या बन गया कि भारतीय समाज बहुत प्रयास कर रहा है उससे निकलने का, मगर आज भी वह निकल नहीं पा रहा है। भ्रष्टाचार की रैंकिंग में भी भारत जो है काफ़ी नीचे स्थान पे है और उसमें काफ़ी सुधार करने का वह प्रयास कर रहा है, मगर अभी तक वो जिस सा प्रयास होना चाहिए था वैसा प्रयास नहीं हो पाया है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी सामाजिक समस्याएं तब तक जो है उसका समाधान नहीं किया जा सकता जब तक उन समस्याओं के समाधान के लिए समाज के लोगों का समर्थन न मिले। आज हम देखते हैं दहेज के लिए जो है सन 1961 में कानून बना, मगर वो समस्या आज भी विद्यमान है। उसके पीछे मूल कारण यही है कि किन्हीं न किन्हीं रूपों में, प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, समाज के लोग उसको पूरी तरह से अवांछनीय नहीं मानते। लोग उसको किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं, जिसके कारण आज भी दहेज रूपी समस्या समाज में विद्यमान है। यह सही है कि समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो दहेज को एक बहुत बड़ी समस्या मानते हैं और दहेज को रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं। उसके लिए विभिन्न प्रकार की जागरूकता अभियान चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं और जहाँ भी दहेज ऐसी समस्याएं आ रही हैं उसके लिए वो बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं। बहुत सारे गैर सरकारी संगठन हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं, मगर फिर भी हम देखते हैं कि दहेज ऐसी समस्या है जो 1961 में कानून के माध्यम से रोकने का प्रयास किया गया, पूरी तरह से निषेध किया गया, फिर भी वो आज विद्यमान है। तो इससे क्या पता चलता है कि समस्याएं समाज में तभी रहेंगी जब समाज के ज़्यादातर लोग उसे किसी न किसी रूप में स्वीकृति प्रदान करेंगे। यदि वह स्वीकृति प्रदान करना बंद कर दें तो आप क्या पाएंगे कि जो समस्याएं समाज में आ रही हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल और मैं दे सकता हूँ इसके लिए। आप जानते होंगे आज़ादी के पूर्व हमारे यहाँ बालिकाओं की हत्या की जाती थी। बच्चे पैदा होते थे, पैदा होने के बाद जैसे ही पता चलता था यह स्त्री है, वैसे ही उसको जो है तुतिए का दूध पिला देते थे, गला घोट देते थे, पानी में डुबो देते थे या यूं ही नदी में उसको फेंक देते थे। इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होती थी। इसे हम बालिका हत्या के नाम पर जानते हैं। ये आज़ादी के पूर्व हमको देखने को मिलता था, मगर आप देखिए आज के डेट में ऐसी घटनाएं हम कहीं नहीं देखते और ज़्यादा कदा कहीं होती भी हैं तो वह जो है समाज की स्वीकृति उसको पूरी तरह से नहीं है और उसके लिए सख्त कानून की वजह से वह जो है पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित भी है। एक तीसरी समस्या के बारे में करते हैं, सती प्रथा। सती प्रथा को क्या हुआ, आज़ादी के पहले जो है उसके लिए अभियान चलाया गया, उसके लिए कानून लाया गया और आज़ादी के पूर्व ही हम देखते हैं वह सती प्रथा लगभग समाप्त हो गई। और आज के डेट में अगर हम देखें तो सती प्रथा की संख्या
या प्रतिशत देखें तो बिल्कुल जीरो है। कहीं भी ऐसी कोई घटनाएं देखने को नहीं मिलती जो सती प्रथा के रूप में हो। इससे क्या पता चलता है कि सती प्रथा को समाज के ज़्यादातर लोग अवांछनीय ही नहीं माने, बल्कि उसको रोकने का प्रयास भी किए और वह आज के डेट में पूरी तरह से समाप्त है। तो इस तरह से देखते हैं कि समस्याएं समाज में तब रहेंगी जब समाज के ज़्यादातर लोग उसको किसी न किसी रूप में स्वीकृति प्रदान करेंगे। जब समाज के ज़्यादातर लोग उसको गलत तो मानते हैं मगर उसको रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो समस्याएँ विद्यमान रहेंगी। जैसे दहेज है, आपका दहेज है, या और दूसरी समस्याएं हैं जो किसी न किसी रूप में आज समाज में हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय समाज और मुद्दे एवं समस्याएं में हम 4 चीज़ों का अध्ययन करेंगे इस वर्ष। जो पहला संरचनात्मक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, विघटनकारी समस्याएं, विकासजनित समस्याएं, इन चारों समस्याओं का अध्ययन हम करेंगे और इसको हम अलग अलग रूप में जानने का प्रयास करेंगे। संरचनात्मक समस्याओं में हम जब निर्धनता को पढ़ेंगे, या हम जाति और लिंग को पढ़ेंगे, या हम जो है धर्म को पढ़ेंगे, या प्रजाति विभेद को पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो समाज की संरचनाएं हैं वह किस प्रकार से समाज को प्रभावित करती हैं और वह किस प्रकार से समाज को विघटित करने का काम करती हैं। पारिवारिक समस्याओं में उसी तरह हम समझने का प्रयास करेंगे कि परिवार की वह कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे परिवार के लोग विघटित हो रहे हैं या परिवार में किसी प्रकार की समस्याओं का जन्म हो रहा है। विकासजनित समस्याओं में हम यह जानने का प्रयास करेंगे समाज में विकास हो रहा है, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील समाज विकास से पता चलता है। अब यह विकास जो हो रहा है, या विकास किस तरह से समाज को प्रभावित कर रहा है, समाज में किन किन स्थानों पर जो है इस विकास के कारण विघटन उत्पन्न हुआ है, और यह विघटन किस रूप में है, पारिस्थितिक अपकर्ष के रूप में है, या विस्थापन के रूप में है, या किन्हीं अन्य रूप में है, उसको हम इसके अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। वहीं विघटनकारी समस्याओं में हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि अपराध क्या है, बाल अपराध क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसकी जो है उपचार क्या क्या हो सकते हैं, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इसमें कौन कौन से कानून हैं, उन सबको हम जानने का प्रयास करेंगे। श्वेतावसन अपराध भी हम इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। मादक द्रव्य व्यसन के बारे में इसी में पढ़ेंगे, आतंकवाद के बारे में पढ़ेंगे, साइबर अपराध के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी चीज़ें जो हैं आप जो है विघटनकारी, जो समाज को किसी न किसी प्रकार से तोड़ने का काम करती हैं, वह विघटनकारी समस्याओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है के अंतर्गत जो हम प्रथम प्रश्न पर पढ़ रहे हैं, उसमें भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याओं के अंतर्गत हम इन चारों यूनिट को यानी इन चारों इकाइयों को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि समाज में होने वाले सभी प्रकार के विघटन जान सकें और इसके क्या कारण हैं और इसका क्या उपचार है। इससे एक फ़ायदा हमको और होगा, जब हम जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं तो हम यह भी जानेंगे कि उसका उपचार क्या होगा। जब हमारा समाज में इस तरह की समस्याओं से सामना होगा तो हम उसका उपचार करने में सक्षम बनेंगे। तो समाजशास्त्र के इस प्रश्न का मूल उद्देश्य यही है कि आप उन सामाजिक मुद्दों से परिचित हों, उन सामाजिक समस्याओं से परिचित हों जो भारतीय समाज को प्रभावित कर रहे हैं, और आगे भविष्य में इन समस्याओं का किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है। हमें उम्मीद है यह जानने के बाद कि यह कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने हैं, इसका क्या उपचार होगा, आप प्रयास करेंगे कि इसका स्वयं अध्ययन करें। और अध्ययन करने के बाद आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे। जब हम आगे चर्चा स्टार्ट करेंगे तो उस चर्चा में आप हमसे प्रश्न लेके भी आएंगे, अपने प्रश्नों को निसंकोच भाव से हमसे पूछेंगे कि हम यह जान सकें कि हमारा जो प्रयास है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हम आपको ज्ञान या समझाना चाहते हैं वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं। जब आप हमसे प्रश्न करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें छूट गई हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति की जिज्ञासा में है या छात्रों की जिज्ञासा में है, जिसका जवाब हमको देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आज का सत्र आप लोग को अच्छा लगा होगा। हम इसी साथ जो है आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने इतना समय दिया। धन्यवाद।